हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। होंडा प्राइडर की जो हमने पहली वीडियो बनाई, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद की और उसे बहुत ज़्यादा देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी कीमती टाइम दिया और अपनी राय से हमें बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन आगाह किया। आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पूछा और कि होंडा प्राइडर कैसी बाइक है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस बारे में मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। वो 100 सीसी बाइक है और ये CD70 से अपग्रेड होके और 125 से थोड़ा नीचे है। आप इसे किसी बाइक से कंपेयर ना करें तो बेहतर है। किसी भी बाइक को किसी से कंपेयर ना करें। हर बाइक की एक चीज होती है कि आप उसे क्यों परचेज कर रहे हैं। एक रीजन होता है, ठोस रीजन होता है। इस बाइक को वो लोग परचेज करें, अब मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जो आरामदायक राइड चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि हमें शशके पसंद हो, जो फर्स्ट टाइम रोड से अपना टॉप स्पीड नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं स्मूथ हो, जो आवाज के शौकीन नहीं है। ये स्मूथ बाइक है, इसमें ज्यादा आवाज नहीं है, ये नॉर्मली चलता है। कोशिश करें होंडा प्राइडर यूज में तकरीबन ना लें, क्योंकि आपको एक चीज बताता चलूं, होंडा प्राइडर जो खराब होती है ना, वो केयर न करने की वजह से होती है। अब मैं मुख्तसर में होंडा प्राइडर की सारी चीजें वो सारा बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं। होंडा प्राइडर में जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो इसका ये काउल है। ये थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है और ये नया है, लेकिन फिर भी आपको ये खटकता है थोड़ा सा। वो उससे कोई इशू नहीं होता। मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ बाइक से रिलेटेड, लेकिन अगर ये मुझे महसूस नहीं होता, नो डाउट आपको भी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज, इसका जो काउल है ना, ये जो फ्रेम है और इसके ऊपर ये जो गिलास लगा हुआ है, ये गिलास थोड़ा सा कर्व है ज्यादा। इसकी वजह से इसका रोशनी मुनक्किस होता है और लोगों को लगता है कि इसकी रोशनी कम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसकी रोशनी बराबर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा हेडलाइट लगा सकते हैं, मतलब ये वाली लाइट लगाएं एक्सटर्नल, तो आपका काम बिल्कुल बेहतरीन होगा। ये वैसे भी लोग लगा लेते हैं। कोशिश करें इनका जो मुंह है ना वो नीचे करें, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इनको काफी नीचे किया हुआ है, तो ये बिल्कुल जमीन को टच करते हैं, ऊपर नहीं जाते। दूसरी चीज, ये बाइक है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट है। जब आप CD70 से होंडा प्राइडर की तरफ आओगे तो थोड़ा सा ये आपको महसूस होगा कि ये ऊंचा है। ये बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी हाइट कम से कम 6 फुट है। 6 फुट से नीचे वाले लोग इस पे थोड़ा सा तंग हो सकते हैं, ये अभी से बताऊं। इस बाइक में इस बाइक के अलावा जितने भी होंडा के बाइक्स आ रहे हैं, मुझे उनके साथ एक मसला, एक मायूसी है। वो ये है कि इनकी बैटरी बिल्कुल बेकार आ रहे हैं। इस होंडा राइडर की भी बैटरी इसी तरह थी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप बैटरी न्यू लें और वो ड्राई में लें, आपकी जान छूट जाएगी। कम से कम 2 साल तक को आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज है दूसरी चीज है इस बाइक में इसका फ्यूल एवरेज बिल्कुल जबरदस्त है। 45 से 50 तक का ये फ्यूल एवरेज आपको देगा। लोग ज्यादा क्लेम कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह बात करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक में इतना ही है, 45 से 50, और बहुत ज्यादा है, ये बहुत है। इसकी टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आ जाती है, यानी 80 की स्पीड से ये बिल्कुल आराम से जाती है। आप इसे मैं भी इसे लेके जा सकता हूँ आगे 85 तक, लेकिन वो एक, आप फर्स्ट गियर में ज्यादा इसको खींचे, दूसरे तीसरे में। मैं अपने बाइक के साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ आप ना करें। बाइक पे इन बाइक की सेफ्टी मेजरमेंट्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप इसको इससे ऊपर ले जाएं। 80 पे भी इतना बंदा मुसलसल नहीं चला पाता। ये उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट चाहते हैं, लॉन्ग रूट्स जो उसके होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, वो जल्दी जल्दी थोड़ा तय करना चाहते हैं, ये उनके लिए बाइक है। शोर सपाटा वालों के लिए नहीं है। तो आप इस पे स्पीड का 80 तक बिल्कुल नॉर्मली जा सकते हैं। इसके दोनों टायर जो है 275/18 के, 275/18। वो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बड़े टायरों की वजह से ये होता है कि आपका जो डिस्टेंस है ना, मैं समझता हूँ वो ज्यादा जल्दी कवर होता है बकदरे CD70 के। इस बाइक पे स्पीड तो वैसे भी ज्यादा है इसकी CD70 से, लेकिन इसके टायर की वजह से आपका जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा जल्दी कवर होता है। आरामदायक तो इसलिए आपको ज्यादा महसूस भी नहीं होता। इस बाइक में जो क्लच है, इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। उसकी वजह से लोगों को अक्सर एक मसला होता है कि इनके क्लच इश्यूज, अक्सर इसके क्लच के रिलेटेड लोगों को एक मसला होता है कि इनका क्लच थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता, और लोग समझते हैं कि जब हम गियर लगाते हैं गाड़ी कटक कटक की आवाज करती है या गियरों से आवाज आती है, तो उसके क्लच की वजह से। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा लें, या अपने हिसाब से, अगर आप थोड़ा बाइक से शौकीन है, अगर आप बाइक को जानते हैं, काम को थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस बाइक में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है कि इसके क्लच प्लेट है ना, वो बिल्कुल जल्दी फारग हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, इसके क्लच प्लेट जल्दी फारग नहीं होते। ये बाइक आरामदेह के लिए बना हुआ है। आप अगर इसको टाइमली मोबिल दें, और 1 लीटर मोबिल ऑयल, पहले भी मैंने वीडियो में कही थी, आज भी बता रहा हूँ, 1 लीटर मोबिल ऑयल दें, ये बाइक कहीं भी नहीं जाएगी। आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को एक और बात करने लगा हूँ कि कभी भी कोशिश करें कोई बाइक यूज में ना लें, क्योंकि आप
ऐसी वाली बाइक जैसे कि होंडा प्राइडर, ये बहुत सेंसिटिव है, नाजुक बाइक्स हैं, क्योंकि इसके मोस्टली पार्ट्स जो है रबड़ के बने हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि ये थोड़ा सा इंजन वाइज सेंसिटिव है। अगर आप इसको खराब ना करें, ये खराब नहीं होती। अगर आप इसे खराब करने लग जाते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब होती है। बाइक सारे खराब होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी खराब होते हैं, कुछ थोड़ा देर खराब होते हैं। ये थोड़ी जल्दी खराब होने वालों में से। अगर आप इसे खराब ना करें, आप इसे ना छेड़ें ना, तो ये आपको भी नहीं छेड़ेगा। दूसरी चीज आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं बताने लगा हूँ, आपके पास चाहे मर्जी होंडा में या 125 सीसी में कोई भी बाइक है, उससे ऊपर वाला, यानी मैं 250 सीसी वाला वगैरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे जितने भी आपके पास बाइक हैं, अगर आपके पास बाइक न्यू है, अगर आपके पास आपकी बाइक न्यू है, तो आप उसे कम से कम 2000 किलोमीटर से पहले कभी भी उसका कॉर्पोरेटर कभी भी ना खुलवाएं। मैं 2000 बता रहा हूँ, बल्कि आप 3000 समझिए, 4000। आप उसके कॉर्पोरेटर खुलवाते क्यों हैं? आप चाहे मर्जी किसी अच्छे मिस्त्री से, मैकेनिक से पूछे, देखिए उसकी वजह है। मैं अपनी तरफ से कोई मिथ नहीं बता रहा, मेरा एक अच्छा सा तजुर्बा रहा है बाइक्स के साथ, मैं शौकीन बंदा हूँ। आप जब अपने बाइक का कॉर्पोरेटर खुलवाते हैं ना, उसका सारे का सारा मसला, उसके जो जितने मसाइल है वहीं से आना शुरू हो जाते हैं। मैकेनिक क्या करते हैं, जल्दी में किसी छोटे लड़के को बोलते हैं, या खुद भी बस जल्दी जल्दी में होते हैं, कारपोरेटर का मैं बाइक के कारपोरेटर को खोलते हैं, उसे सफाई करते हैं, और उसको एडजस्टमेंट उसका पूरा खराब कर देते हैं। इसकी वजह से आपके बाइक में पहले पहले फ्यूल का जो कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, इसका पूरा डायरेक्ट आपका प्लग पे ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पूरे इंजन पे इसका असर पड़ता है, मोबिल ऑयल पे इसका असर पड़ता है। ये एक एक आप समझे कि एक पूरा प्रोसेस प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें, अगर आपकी बाइक न्यू है तो आप इसके कारपोरेटर को कभी खोलने मत दें। ट्यूनिंग का माना मैंने जो समझा है, आप ज्यादा समझदार हैं, या जो ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं, अगर आप कोई मैकेनिक है तो आप मेरे साथ जरूर एग्री करेंगे। ट्यूनिंग का माना ये होता है कि आपके बाइक है ना, वो जब ट्यूनिंग मांगे तब आप उसे ट्यून करें। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके होंडा ने अपने लिस्ट में बता दिया है, या डिटेल जो उन्होंने प्रोवाइड की है हमें, उनमें बता दिया है कि आप इसे हर 2000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पर ट्यून करवा दें, तो इस ट्यूनिंग का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप कारपोरेटर भी खुलवा लें या सारे के सारे बाइक खुलवा लें, नहीं। उस ट्यून का ये मतलब होता है कि ये जो इसकी सीट है ना, आप इसे खुलवा लें, इसके नीचे डस्ट होता है वो साफ करवा लें, आप इसका कार्बोरेटर साफ करवा लें, आप इसकी जितने भी पार्ट्स है इसके नट टाइट करवा लें, आप इसके जो क्लच की जगह है इसके लुब्रिकेट करवा लें, आप इसके जो चाबी की जगह पर है इसको लुब्रिकेट करवा लें, आप इसकी जितने भी नट है इनमें रबड़ है। अब मैं बताता हूँ ये बाइक खटकते ज्यादा क्यों है। जब ये बाइक गर्म इलाकों में चलते हैं, इनके अंदर रबड़ के पार्ट ज्यादा है। CD70 वालों को भी बता रहा हूँ, 125 वालों को भी बता रहा हूँ, इनमें रबड़ के रिंग लगे होते हैं। आपके सीट के नीचे भी लगे होते हैं, आपके हेडलाइट में भी लगे होते हैं, 4 दाने। CD70 वालों में भी लगे होते हैं 2 दाने, और 125 वालों में भी, और 4 रबड़ लगे होते हैं आपके बैक सीट पे। तो आपने क्या करना है कि आप एक गर्मी या दूसरे गर्मी इसको चलाते हैं, लू में जब चलती है, तो इस वजह से उनके रबड़ का जो क्वालिटी है ना, वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको खटकने वाली आवाज आती है, स्पेशली राइडर में। तो आप इन चीजों की तरफ ध्यान करें। अगर आप ट्यूनिंग करवा रहे होते हैं तो असल में यही चीज करवाने, आपकी बाइक को अंदर से खोले। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अपने बाइक के जो वायरिंग है ना, इसमें छेड़छाड़ के लिए अल्ट्रेशन मत करवाएं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से कोई अगर तार आप ले रहे हैं तो वो ले लें, स्विच भी अच्छे वाले इस्तेमाल करें, आपकी बाइक कहीं नहीं जाती। इस बाइक का मैंने आपको बता दिया कि 1 लीटर मोबिल ऑयल डालें आपके इंजन में, इंशाल्लाह कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। इस बाइक में आप ये याद रखना, ख्याल करना कि जब आप गियर लगाएं, पहले उसके क्लच को आप इंश्योर कर लें कि आपने क्लच ठीक तरीके से दबाया हुआ है, पकड़ लिया हुआ है। उसके बाद इस बाइक में जल्दबाज लोगों के लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। ये बाइक बिल्कुल जबरदस्त बाइक है, आरामदेह है, कम पैसों में। अगर आप राइडर को छोड़ के किसी और बाइक को कंसीडर करते हैं, चाइनीज में तो आपको सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको शिकायत का मौका बहुत ज्यादा जल्दी देंगे। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी चाइनीज बाइक की तरफ जाएं, चाहे मर्जी उसमें कितना भी शोर शपाटा हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा प्राइडर ले सकते हैं। अगरचे आपकी बाइक को आपके अलावा कोई और बंदा ज्यादा यूज नहीं करता, रफ यूज नहीं होती है आपकी बाइक, तो आप होंडा प्राइडर ले सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त बाइक है। ये आपका डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल तय होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा कोशिश करें, अपनी बाइक का ख्याल करें। आपकी बाइक आपके रिजिक होता है, आप अपनी रिजिक को रिजिक देंगे, अल्लाह पाक आप लोगों के रिजिक में मजीद बरकत डालेगा। और ये जो बाइक हमारे होते हैं इसे साफ सुथरा रखें, क्योंकि जब हमारी बाइक साफ सुथरा होता है तो हम, जैसे कि हम अपने कपड़ों का ख्याल करते हैं, इसी तरह बाइक भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। तो अपनी बाइक्स की कदर कीजिए। और इस रिलेटेड आपको कोई भी मसला हो तो मेरे इल्म में जितने भी मेरा तजुर्बा है, मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और अब मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप मेरे दीगर वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरी हौसला अफजाई होगी अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी राय आप मुझे किसी कमेंट में देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैं टाइमली अब इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।